आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमें क्यों बाइक को सीसी के बेसिस पे कंपेयर नहीं करना चाहिए। सीसी मीन्स क्यूबिक कैपेसिटी, जो कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को ड्यूक 390 से कंपेयर करने लगेंगे क्योंकि सिमिलर सीसी कैटेगरी में आती है। फिर से MT-15 R15 को कंपेयर करने लगेंगे पल्सर N160, अपाची 164V, NS 160 इन सब से। बट ये करना गलत है। लोग कहेंगे कि फिर प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है चाहे तो ये सब चीज़ें दे सकती हैं, इसमें जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, USD फोर्क्स है, बट वो देती नहीं है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। लेकिन लोग को लगता है कि नहीं ये सस्ती है तो ये ख़राब होगी। जो कुछ लोग इंडियन ब्रांड्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं इसके बेसिस पे क्योंकि वो सस्ती है। इंडियन ब्रांड्स जो बाइक मैन्युफैक्चर करती है वो इंडियन रोड कंडीशंस को ध्यान में रख के करती हैं। यहाँ के बायर्स को चाहिए कि उन्हें बाइक कम कॉम्प्लेक्स चाहिए, लो मेंटेनेंस हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो बनाती है। बट नहीं, यहाँ सबको सीसी बस किसी को कंपेयर करना है कि ये सिमिलर सीसी कैटेगरी की है फिर भी इसे रेस में हार जाती है। भाई हमेशा कोई रेस वेस करता है नहीं रोड पे, हमेशा क्या करना भी नहीं चाहिए। अब ये एक 155 सीसी की लिक्विड कूल्ड इंजन है और अपाची 164V या N160 ये सब सेमी ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन कह सकते हैं इसमें। तो लोग बस सीसी देख लेते हैं, उसके बेसिस पे उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इंडियन ब्रांड्स क्या करती है कि वो लिक्विड कूलिंग नहीं देती है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लिक्विड कूलिंग कोई फीचर नहीं है कि किसी बाइक में नहीं है तो वो बेकार है। जैसे किसी छोटे इंजन से मुझे ज़्यादा पावर निकालना है तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, काफ़ी वेरिएबल्स है जिससे वो चेंज करती है। बोर, स्ट्रोक, इंजन को ओवर स्क्वायर करना। तो जिस बाइक में बोर स्ट्रोक से ज़्यादा होता है उसे ओवर स्क्वायर इंजन कहते हैं। तो ज़्यादा पावर निकालने के लिए कंपनी कंप्रेशन रेशियो को हाई कर देती है, मतलब फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उसे मैक्सिमम लिमिट तक कंप्रेस करती है। तो आप कभी भी देखते होंगे, आपने कभी साइकिल में पहले पंप से हवा डाला होगा तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एयर को कंप्रेस करते हैं। तो आप नीचे देखते होंगे कि पंप गर्म हो जाता है। तो वैसे ही सिलेंडर भी एयर फ्यूल के रेशियो को जो है कंप्रेस करता है। तो जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो हाई होगा उतना ज़्यादा इंजन हीट करेगा, और अगर उसे मतलब जितनी जल्दी वो हीट हो रही है उतनी उसी एफिशिएंसी से वो अगर कूल नहीं हुई तो थर्मल एक्सपेंशन के वजह से इंजन सीज कर जाएगा, मतलब मेटल्स आपस में चिपक जाएंगे। तो इसीलिए लिक्विड कूलिंग का यूज़ किया जाता है ताकि कूलेंट सर्कुलेट होते रहे सिलेंडर के चारों तरफ। फिर वो रेडिएटर में जाता है, वहाँ से हवा स्ट्राइक करता है तो फिर वो कूलेंट ठंडा होता है। ये प्रोसेस चलते रहता है हमेशा। तो इंडियन मैन्युफैक्चर्स करती क्या है, नॉर्मल जो भी बाइक 2 लाख से कम में आती है NS 200 को छोड़ के, उनमें वो क्या करती है कि बोर को बढ़ा देती है, ओवर स्क्वायर इंजन करती है जैसे TVS। फिर से उनका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा लो रखती है ताकि उनको लिक्विड कूलिंग की जरूरत पड़े नहीं, उनमें बस फिन्स दे दिया जाता है जिससे वो अपना हीट डिसिपेशन कर पाती है एटमॉस्फेयर में। और चूंकि कंप्रेशन रेशियो लो है तो वो क्या करती है कि हल्का सा क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ा देती है। तो क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप कंपनी 2 चीज़ कर सकती है, या तो स्ट्रोक को बढ़ा कर दे या फिर बोर को बढ़ा कर दे। तो स्ट्रोक लंबा करने से क्या होगा कि लो इन टॉर्क पड़ जाएगा, बट टॉप स्पीड मतलब बाइक की जो रेव रेंज है वो कम हो जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं रॉयल एनफील्ड की लगभग अभी जितनी भी बाइक्स है वो सारी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन पे आती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाइक ख़राब है, लिक्विड कूलिंग कोई फीचर नहीं है। ये USD और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, मैं पर्सनली बताऊँ तो MT मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इसका हाइप बहुत हो गया था। मैंने कभी यामाहा का कोई बाइक यूज़ किया नहीं तो बस इसीलिए मैंने ले लिया। लेकिन ये इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी स्टिफ है, जैसे आप बिना सॉकर के साइकिल पर चलते हैं वैसा ही फील होता है। वही ड्यूक 390 में भी USD है बट वो इससे काफ़ी सॉफ्ट फील होता है और स्टेबिलिटी भी इससे अच्छी है। तो USD का मतलब ये नहीं कि बाइक की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, भाई वो व्हील बेस पे भी डिपेंड करता है कि बाइक का व्हील बेस कितना है। जैसे ये भी एक हाई कंप्रेशन लिक्विड कूल इंजन है। तो हाई कंप्रेशन इंजन में होता ये है कि हमें फ्यूल भी जो है वो हायर ऑक्टेन के डालने होते हैं, क्योंकि हाई कंप्रेशन से हीट ज़्यादा जनरेट होता है तो उसमें चांसेस रहते हैं प्री मैच्योर इग्निशन होने के, स्पार्क प्लग के स्पार्क होने से पहले ही फ्यूल को इग्नाइट कर देना। तो जब पिस्टन कंप्रेस कर रहा था फ्यूल को, पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो उसी समय साइमल्टेनियसली जब फ्यूल ब्लास्ट हो जाता है प्री मैच्योर इग्निशन, तो क्या होता है ऊपर से भी फोर्स एक्सर्ट होता है पिस्टन पे। तो अभी वो मोमेंटम है, मोशन में है, और ऊपर से भी उसी समय जब फोर्स एक्सर्ट हुआ तो उस केस में क्या होगा कि वो कोलिजन होगा। तो आपके कनेक्टिंग रॉड बेंड हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्रैंक की बेरिंग खराब हो सकते हैं, क्रैंक खराब हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो हाई कंप्रेशन इंजन के लिए आपको हायर ऑक्टेन फ्यूल डलाना ज़रूरी है ताकि वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही मतलब इग्नाइट ना कर जाए बिना स्पार्क प्लग के स्पार्क किए। तो इसे ही हम इंजन नॉकिंग करते हैं, वो जो खट 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 करके नॉइज़ आती है इंजन से। अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है बट कोई लेगा नहीं, उन्हें भी पता है क्योंकि कंपनीज काफ़ी सर्वे कर चुकी होती हैं कुछ भी मार्केट में लाने से पहले कि लोग को चाहिए क्या और कंपटीशन क्या है। बाकी चीज़ तो बाकी कंपनी दे ही रही है, तो मैं क्या कुछ अलग करूँ जो मेरी बाइक बिके। अब वो भी सेम चीज़ देने लगे और इसी प्राइस में दे। ये अपाची 164V से लगभग 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा महंगी आती है, तो लोग नहीं लेते हैं। और कुछ लोग लेते हैं कि हाँ भाई प्राइस महंगा है तो फिर कंपनी दे भी तो रही है, जैसे USD दे रही है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दे रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल दे रही है। भाई मुझे इसमें सबसे गंदा कुछ लगा ना तो इसका ये मीटर, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की मुझे कोई नीड नहीं लगी, वो काफ़ी बेकार है।
390 में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें तो क्या ही 155 में कितना ही पावर है जो व्हील को स्पिन कर देगा। ये बस एक गिमिक है। और इसका जो ये मीटर है, सबसे पहले जैसे मुझे TCS ऑन करना है, मैं इसे हमेशा TCS पे रखता हूँ, क्योंकि मैं जब जैसे की को ऑन करता हूँ मैं इसे पहले ऑफ कर देता हूँ तभी चलाता हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है TCS। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऑफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे टाइम देखना है या एवरेज देखना है तो हर बार मुझे इसे टॉगल करना पड़ेगा, और एक बार में एक ही चीज़ दिखाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ टाइम कहीं पे दिखाता रहे, ओडो कहीं पे दिखाता रहे। ओडो भी देखना है तो आपको ओडो पे करके छोड़ना पड़ेगा, कुछ और देखना है तो फिर आपको इसे टॉगल करना होगा। तो ये सब देने का मैं कोई मतलब समझता नहीं हूँ ब्लूटूथ के सब। और इनकी वजह से अगर प्राइस हाई हो रहा है तो भाई मुझे मत दो। मैं इससे बेटर समझता हूँ कि एनालॉग डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो काफ़ी बेस्ट है। कुछ कुछ चीज़ें रहेगी, पोजीशन इंडिकेटर, ओडो, एनालॉग RPM मीटर, बस ये सब चीज़ें ठीक है। ऐसे मीटर का कोई मतलब नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर मैं 390 का कहूँगा। मेरे पास पहले 164 भी थी BS4, तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे पावर सेम ही लगी, कुछ खास अंतर नहीं है इन दोनों में। बट उसकी जो साउंड थी एग्जॉस्ट की वो काफ़ी बेटर थी इससे, इसमें है ही नहीं। फिर से इसकी सीट छोटी है, कोई भी फैमिली वाला बंदा जिससे एक बाइक लेनी है वो इसे ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि जब इस पर राइडर बैठेगा और वो पीछे अगर बैग पैक टांगे हुए तो सीट बचती नहीं है। फिर अगर किसी 2 आदमी को बैठना है तो फिर बैग या तो आप आगे टांगो या फिर किसी पीछे वाले को दे दो। हर बाइक अपनी जगह बेस्ट है, उसे कंपेयर करना बेकार है बस CC के बेसिस पे। आप पहले हर चीज़ जान लें, उसके बाद किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। मैंने MT का कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि बाइक अच्छी है ख़राब, अच्छी है, जिसे लेना है ले सकते हैं। बस आप अपना पर्सपेक्टिव देखें, पर्पस देखें कि आपको चाहिए क्यों। बस लुक के लिए चाहिए तो अलग बात है, ऐसे लुक्स इसके मुझे भी पसंद थे, तो ये भी एक फैक्टर था जो मैंने इसे कंसीडर किया। बट राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी स्टिफ है। इसका व्हील बेस शॉर्ट होने की वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप इसे बिना टकिंग किए आप 120 प्लस चला सको। 120 भी काफ़ी मुश्किल से ही चल पाती है। फिर इसका ये सीट काफ़ी स्टिफ है। खैर ये सब चीज़ मेरे लिए मैटर करता है नहीं, मैं इन सब चीज़ों को देख के बाइक ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। ये सब मेरे लिए सेकेंडरी फैक्टर है, इतना मैटर नहीं करता। किसी और वीडियो में मैं MT का अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, एक शॉर्ट टर्म रिव्यू दे दूंगा कि मुझे बाइक कैसी लगी, इसके पॉजिटिव और निगेटिव्स दोनों बता दूंगा। मैंने यहाँ जो भी बोला है वो सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा जो सिर्फ बाइक को चलाते हैं। जो भी इंथुजियास्ट हैं उन्हें पता चल जाएगा मैंने क्या बोला है।